अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। प्रोग्राम तमाशा के 1600 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुके हैं, 1600 अक़सात। इस मौका पर प्रोग्राम तमाशा की टीम अपने ग्रुप चेयरमैन की बेहद शुक्रगुजार है, अपने ग्रुप एमडी की बेहद मशहूर है और कैमरा से लेकर, कैमरा के लेंस से लेकर इसको नशर होने तक जितनी हिरारकी और मैनेजमेंट और जितने जो टेक्निकल पुर्जे इन्वॉल्व हैं उन सब के शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर इस मौका पर प्रोग्राम तमाशा की टीम अपने व्यूअर्स का बेहद जो है वो शुक्रिया अदा करती है कि जिन्होंने प्रोग्राम को पजीराई बख्शी और प्रोग्राम इस काबिल हुआ कि वो 1600 अक़सात यानी 1600 एपिसोड्स अपने आवाम तक लाए। ये सफ़र कतन आसान नहीं था, क्योंकि जो भी स्टोरीज़ आप तक लाए उसमें वो एक तो कोई ना कोई मिज़री थी, कोई ना कोई दिल दुखाने वाली चीज़ थी। सोसाइटी का वो चेहरा था जो सोसाइटी खुद देखकर रंजीदा हो जाती है, परेशानी में मुब्तला हो जाती है। ये सफ़र कैसे गुजरा, 1600 एपिसोड्स में कौन कौन सी ऐसी अहम तरीन यादें थीं जो इस मौका पर प्रोग्राम तमाशा की टीम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती है, वो देखिए ज़रा। हवा की बेटी जिसके भाइयों ने उसे अपने घर रखा हुआ था मुक़य्यद हालत में, वो मुक़य्यद थी और उनके बाहर जाने पे पाबंदी थी। वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के बावजूद, वहाँ से एमएससी करने के बावजूद वो ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी अपने भाई के रवैयों की वजह से। प्रोग्राम तमाशा ने जब उन्हें वहाँ से बाजियाब करवाया, जो आज भी महकमा सेहत की तहवील में है, तो क्या हालात थे, उनके बदन पे, तन पे कपड़े भी नहीं थे। वो हालात देखें कि किस कदर हवा की बेटी के साथ जुल्म और सितम की दास्तानें मौजूद हैं। प्रोग्राम तमाशा जब उनकी आवाज़ बना तो वहाँ हालात क्या थे, आप भी देखिए। ये यहाँ का जी कबाड़ है, बिल्कुल घर बना हुआ। ये आप देखें कि घर का जो शुरू है, जिस तरीके से घर शुरू हो रहा है, ये आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये दिखाते जाएं मेरे कैमरामैन, ज़रा डिटेल दिखाते जाएं कि ये घर में जो सूरत हाल है वो क्या है और किस तरीके से ये घर जो है इसको कूड़े कबाड़ में बदला हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारी सूरत हाल। ज्यादती हो रही है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आप क्यों मार रहे हैं? नहीं मार रहे चादरें नहीं यार। आप क्यों मार रहे हैं? मार नहीं रहे उसे, वो क्या, आप देखो बेटे, आप छोड़ दे साइड, मार क्यों रहे हैं यार प्लीज। कैमरा, कपड़े नहीं पहनते, फाटी उनसे कपड़े अपने। आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए। लेडी कांस्टेबल आप हैं जी? आप भाई साइड पे आए। ये भाई हैं इनके, आप साइड पे हो जाए। भाई आप हाथ ना लगाएं प्लीज। उसको पर्दा 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 करो, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। छोड़ दे, साइड पे हो जाए। भाई आप छोड़ दे उनको, छोड़ दे, आप ना आए। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप बैठ जाओ, करो बात करो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पर्दा करो, करो बात करो प्लीज। पुलिसमैन आप आइए, इनको साइड पे लेके जाएं। लेडी कांस्टेबल उनको कपड़े पहना। आमिर भाई, आमिर साहब, आमिर साहब, आप एसओ साहब, ये हालात आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्लश करें। या आप बाहर है प्लीज। आप, मैं आपसे बात करता हूँ आगे। ये मैं क्या ना कुछ करने दे रहे हैं आप उसको, कुछ भी नहीं करने दे रहे आप। तो मैं आप मुझे हाथ मत लगाएं, आप मुझे नहीं हाथ लगाएं, मुझे हाथ मत लगाएं। आप हाथ पीछे करें मेरे साथ। भाई आप मुझे हाथ मत लगाएं, मुझे उनसे बात करने दो। आओ बेटा, आए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये तस्वीर मौजूद है यहाँ, और अजीबोगरीब तरह का ये घर है, खंडरात में बदला हुआ है। वो दूसरे वाला है, ये भी है, ये भी है। किया और फैन को बांध के रखा। ये जो है इसने
न्यूज के बहुत ज्यादा मशहूर है और न्यूज सबसे बड़ा अलमिया है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं और वो डॉक्टर जो है वो जाली डॉक्टर हो, वो अताई हो, और आपका कोई भी प्यारा उसके हाथों स्लिप हो जाए और खाल के हकीकी से जा मिले। उन लोगों के हालात देखें जिन्होंने खातून को ज़चगी के दौरान जो है वो खातून स्लिप हो गई। प्रोग्राम तमाशा वहाँ जब गया तो क्या वहाँ हालात थे। और इसके अलावा अक्रॉस दी सिटी जब पूरे शहर में अताई डॉक्टरों के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च की गई महकमा सेहत की जानिब से, तो क्या हालात थे पूरे शहर के, वो आप देखें क्या मामला थे जरा। हॉस्पिटल में हमारे साथ हमारी बहन बैठ के गई है, गाड़ी हमने करवाई है, ये हमारे साथ गई है डॉक्टर किरण, ठीक है। वहाँ पे गई है गैलेक्सी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर है वहाँ पे। इन्होंने प्रेट किया, प्रेट कर जब ऑपरेशन करना शुरू हुए थे ना, वो खुद चल के गई है, मैं उसको छोड़ के आई। इनसे हमने इतना पूछा, इन्होंने नहीं बताया उसे क्या किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। 1 घंटे के बाद इन्होंने बच्चा दिया, उसके भी टक लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है। ऑपरेशन गलत हुआ था, इन्होंने खुद कहा है, डॉक्टर किरण ने कहा हमसे ऑपरेट गलत हुआ है, इसी वजह से डेथ हुई है। मैंने कहा अब हमारे पास साथी चल के हमसे कोई राब्ता करती, कोई उसका मुंह तो देखती, क्या उसके साथ आप लोगों ने किया है। इन्होंने मैंने कहा आप पुलिस में बयान देती है, इन्होंने कहा मैं देती हूँ। उसके बाद इन्होंने राब्ता नहीं किया और ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं साथ थी। अब इनकी बात सुन ले। नहीं, मैं माँ थी, मैं थी उनके साथ, डॉक्टर किरण थी उनके साथ, ये थी उनके साथ, और बाकी दूसरा हमला था, इनके अलावा कोई भी नहीं था। किरण क्या हुआ? इन्होंने मुझे फोन किया है, पहली बच्ची इसकी मेरे पास नॉर्मली हुई है, ठीक है। पहली बच्ची नॉर्मली हुई इसकी मेरे पास, सेकेंड टाइम 7 महीने नॉर्मल रही है, पता नहीं वहाँ। उसके बाद ये किस क्लिनिक में, जिस क्लिनिक में आपने रेफर किया, ये कौन लोग थे? ये वो सर्विस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उसका क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद शाह। तो आप तो उधर ही थे, फिर आप वापस आए कि बच्चा मेरा रो रहा है तो मैं वापस आ जाऊँ? आप उधर ही थे ना? मेरी बात तो सुने। आप साथ ही गए ना? स्टेबल थी। आप साथ गए तो डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शाहिद नाम। कोई नंबर मिल सकता है उनका, कोई तस्वीर, कोई चीज, कोई फाइल? इनको फाइल तक नहीं दी। हमारी होती तो मैं नंबर क्यों ना देती। नंबर इनका साइन करवाए हैं, पैसे लिए हैं, पेमेंट लिए हैं, इन्होंने साइन करवाए और उन्होंने मुझे कहा है, ये अब करती है, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया। इन्होंने कहा मैं अगर 1 मिनट, आप माँ जी साथ नहीं थी, आप खामोश रहे, आप साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। मेरी धी बनी सी, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਛੋੜ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਤਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ नहीं गए जिसने मारी है ना। वो कौन है? वो कौन है जो कहते हैं जिसको मारी? इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। बहन किरण बाजी, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने ना, मेरी पूरी बात आपने शाहिद के पास भेजा? जी मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। अगर इनके दिल में बात होती कि मेरे दूर, आप सच बोल रही है, मैं नाम क्या? इनकी कुछ भी नहीं, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बात कर सकती किरण हूँ। मुझे 2-3 सवाल चाहिए। हाँ जी। जो मरने वाली खातून थी उसका क्या नाम है? सना। सना फौत हो गई जी। आपने रेफर किया था क्लिनिक? किया था ना उधर क्लिनिक पे? हाँ जी, रेफर किया था। आप साथ गए? के पास रेफर सना किया बात तो सुन ले। हाँ सना, किरण बात सुन जी। सना की वफात हो गई जी, डिलीवरी के दौरान हो गई? डिलीवरी के दौरान नहीं हुई। कब हुई? स्टेबल कंडीशन थी, 110/70 बीपी था जब मैं छोड़ के आई। मैं पागल हूँ, हालांकि मैं खुद अपना मरीज लेके जा रही हूँ, मैं उधर जाकर उसको मरी हुई छोड़ के इधर आऊँ। मैं पागल, मेरा जमीर गवारा करता है इस चीज को। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल स्टेबल सर्विसेज क्यों भेजा फिर? ये पास क्या? अच्छा, मुझे समझ आ गई आपकी बात। आपके कहने का मतलब है कि जब आप वहाँ से आए तब स्टेबल थी? तब स्टेबल थी पेशेंट, ठीक हो गया। ओके। आपके बाद हालत बिगड़ गई? हालत उसी क्लिनिक में? उसी क्लिनिक में हालत बिगड़ी है, उसी क्लिनिक में बिगड़ी, इन्होंने खुद मारी है। लेकिन सर्विसेज ने इनको बोला, सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला कि 2 घंटे पहले डेथ हो गई। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास ले आए, मैं सारा सबूत इनको दूंगा, इधर नहीं फौत हुई। बादामी बाग इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर PMDC नंबर आपका होगा? मेरे पास नहीं है ना, मुझे याद है। आप इनके डिस्पेंसर? जी सर, ये इनके डिस्पेंसर है। डॉक्टर साहब क्वालिफाइड है? नहीं। कि प्रैक्टिस का ये लेवल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर ये आप देख सकते हैं। तंग लगे हुए हैं इसको।
स्टीराइड बॉक्स देखिए जरा, पे लटकाई हुई सिर्फ ड्रिप, और इसके बाद उन्होंने बकायदा उसको बंद भी करने के लिए एक नीडल होल्डर टाइप चीज रखी है। इसका मतलब है कि ये एक बच्चे को 100 ml लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब अगला बच्चा लटाते हैं फिर उसके बाद उसको 100 ml लगा लेते हैं, फिर उसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अभी आप सील कर देंगे? हाँ जी, हम इसको सील कर देंगे। बताएंगे प्लीज इसको करीब लाएं, और इसको साफ किए बगैर इसके अंदर जब रखा गया है, और बाद में इसको सिंपल वाटर से वॉश करके जब अगले बच्चे पे लगा दिया जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा बच्चा न्यूनेट जो इस दुनिया में आया है, वो आते ही जो है वो किसी भी संगीन बीमारी का शिकार इजीली हो सकता है। सील कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं नवीद क्लिनिक है, डॉक्टर महमूद अख्तर राना और दीगर बहुत सारे इधर डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, और मुतलका DDHO डॉक्टर नादिया साहिबा ने इसे सील कर दिया है। जो बंदा इधर बैठता है वो डॉक्टर है? वो डॉक्टर नहीं, ये इस पे जरा हमारी नहीं है मैम, ये तो आपके कमरे में पड़ी है। और ये इतनी सारी मेडिसिन हैंडल कर रहे हैं, इसके अंदर भी मेडिसिन है। ये तो क्योंकि एक्सपायरी नहीं, इसकी कोई चीज नहीं। इसके ऊपर रावी जोन में 2019 की लिस्ट के मुताबिक 297 कोएक्स हैं, और आप देख सकते हैं इसे मुकफ्फल कर दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया। आपने किसी से कोई बदला लेना है तो उसके खानदान के किसी फर्द को नशे पे लगा दें, बर्तन तब आपके बिक जाते हैं, लेकिन उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है। कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर काम नहीं करता। हमारे यहाँ तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का रिवाज ही नहीं है। नशे के आदी अफराद के साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर क्या क्या करब और दुख सामने आते रहे, और क्या क्या मसाइल उन्हें सामना करना पड़ता रहा। वो देखें किस तरह नशे के आदी अफराद को प्रोग्राम तमाशा वहाँ से बाजियाब करवाता रहा, और फिर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता था। एक नहीं, कई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की दास्तान आप देख भी चुके हैं। वो देखिए जरा क्या थे हालात, को विजिट करते हैं। और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे है ना जी, आपको दिखाते हैं कि ये सारे का सारा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, क्या ये बिल्कुल मुताबिक है SOPs के। ये भाईजान भी सामने आप देख सकते हैं। तो ये सारा इन्होंने लॉक करके इनको रखा हुआ है। अब गा लेते हैं, गाएं यार थोड़ा सा, क्या मसला। तुम बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। ये क्या है जी? नहीं, सिगरेट कहाँ से आया बीच में? आप बताओ। खाना नहीं सही मिल रहा, खाना जो आता है वो इतने डकरे होते हैं गाजरों के। कल भी हमने पेट में दर्द होते हैं, 3 टाइम सिगरेट मिलते हैं, ठीक है, 3 टाइम सिगरेट देते हैं? हाँ, और मारते बहुत है। अच्छा, 8 ये 8 वो और वॉशरूम 1। अनहाइजीनिक है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं है। और डॉक्टर आपको कितनी देर बाद विजिट करता है जी? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? डॉक्टर नहीं है इधर, हमारे नफ्सियात सिर्फ चेक करती हैं। नो डॉक्टर। चेकअप करने आया? कब से आए आप? मुझे 2 महीने। 2 महीने से डॉक्टर आया चेक करने? डॉक्टर दवाई देते हैं। डॉक्टर है? दवाइयाँ मिलती हैं। दवाइयाँ कौन देता है? दवाइयाँ कहाँ हैं? आपको डोज मिली है? दवाइयाँ मैडम ही देती है। ये कहाँ से ली हैं जी जंजीरें? बाहर भी देखें जी, टीम हमारी काम कर रही है, DDHO साहब की बड़ी एक्टिव टीम है। गोंगलू वगैरह मिलते हैं। गोंगलू गाजरें जी, या मारते हैं, रोज मारते हैं? डेली ये जो ऊपर फिर रहे हैं इधर मारते हैं? हाँ जी। मेडिकली ने कौन देख रहा है सर? मेडिकली जो है हेल्थ का महकमा देखने आया है कि मेडिकली कौन देख रहा है? मेडिकली तौर पे हम लोग कंसल्ट करते हैं डॉक्टर हारिसबर्ग की। हारिस साहब ने इसे रेगुलर विजिट किया हफ्ते बाद, 10 दिन बाद? बिल्कुल नहीं सर। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये आप। मैं सारा देख चुका हूँ। एक तो इसमें जो इनको करने की जरूरत थी वो इन्हें पहले करना चाहिए था कि एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाते, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनमें किसी ना किसी को HIV TB ये वो हो सकती है। अगर एक आप किस कंट्री से? मैं अमेरिका से आया हूँ। 29 महीने से इन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है। मुझे यहाँ मेरी फैमिली को ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। आपकी कितनी फीस है? 50,000 फीस है। और 50,000 उनकी है, उस भाई की। चल 40,000। वाशरूम का भीड़ है, वाशरूम का पानी इस्तेमाल करते हैं। बदबू की वो लेवल है कि आप सोच नहीं सकते। मैडम 6 साल तो हो गए, कोई डॉक्टर नहीं गए थे।
कोई कुछ नहीं गा, सिर्फ दाड़े दे लोग है ने, और जरा भी किसी ने कोई तकलीफ अद्धी रात को कुछ हो तो टॉर्चर करते रहे। 2 माह से मुझे उठा के लाए हैं, मेरे घर वाले से मुलाकात भी नहीं कराई। ये जी बकुआ आपको मिल गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको विजिट नहीं करवाया था कि ये कहाँ रखते हैं? नहीं, विजिट तो करवाती नहीं, सिर्फ दफ्तर में बिठा कर। नहीं माँ जी, इधर तो एक कमरे में इन्होंने 10-10, 12-12 लोग रखे। ये जब आपने इनको इधर एडमिट करवाया था तो आपने माहौल देखा था अंदर आके कि किस तरह का माहौल है? नहीं भाई, अंदर आके तो नहीं देखा। अंदर आके नहीं देखा। ये जेलें बनाई हुई हैं इन्होंने, ये हालात देखो लोगों। इस तरह तो जेल में नहीं डॉक्टर साहब होता। जेल में मिलने की इजाजत है। जितने पेरेंट्स यहाँ छोड़ के गए उन्होंने विजिट ही नहीं किया। लाहौर न्यूज जिंदाबाद, लाहौर न्यूज जिंदाबाद। हम गरीबों का सुनने वाला लाहौर न्यूज जिंदाबाद। हम नशइयों को नसीहत देने वाला लाहौर न्यूज जिंदाबाद। आप हमें दोज़ख में भेज दें, हमें दोज़ख में जाना कबूल है, हमें यहाँ रहना कबूल है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जहाँ जहाँ लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ हम लाजमी पहुँचेंगे और वहाँ लोगों को रिलीफ भी करेंगे। पंजाब में अदम एतमाद को लेकर, बुज़दार सरकार की तब्दीली को लेकर, दोस्त मुजारिफ पर हमले से लेकर परवेज़ इलाही साहब के जख्मी होने तक के मसाइल, और वहाँ से निकलते निकलते लेटेस्ट बजट पेश होने के ऐवान इकबाल में जो भी पॉलिटिकल हालात रहे, और इसमें आप 25 मई भी शामिल कर लें जिसमें हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपोजिशन पर बदतरीन शेलिंग भी की। वो हालात क्या थे, पॉलिटिकल मिजाज लाहौर का क्या था, एक नज़र देखिए ज़रा। क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा मुनासिब फैसला था। उससे ये जो एक ज़मीर फरोशी और खरीद फरोख्त की सियासत का आगाज किया था उसमें ठहराव आएगा। आपने देखा कि टिकटों की एवज लालच दिया गया, वफादारियां तब्दील की, लोगों को मुनहरिफ किया गया पार्टी डायरेक्शन के बरक्स। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है कि इनका वोट काउंट नहीं करेगा, तो वो जो अट्रैक्शन थी इनको वरगलाने की या अपने साथ मिलाने की या वफादारियां हासिल करने की, अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही। ये जो 20-25 लोटे या ज़मीर फरोश जो उधर गए थे, अब उनकी जिसे कहते हैं ना, कोई वक़्त, कोई अहमियत, कोई सियासी हैसियत नहीं रही। जिनके साथ गए हैं उनके यहाँ भी उनकी कोई वक़्त नहीं रही, और जहाँ थे वहाँ तो अपना मकाम वो पहले ही खो गए थे। तो इस लिहाज से ये जो अदम इस्तेकाम की सियासत पैदा की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की जो वजाहत की है और कहा है कि इसको इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते, आर्टिकल 63A को आर्टिकल 17 के साथ पढ़ना होगा। और दो जज साहबान ने डिसेंटिंग व्यू दिया है, उन्होंने भी डिसीट करने की बात की है। तो अब पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं कल इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। अगर इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए दे देती है तो हमजा शहबाज तो फारिग हो गए। अब उनके पास असेंबली में इतनी तादाद नहीं है जिसके बलबोते पर वो 186 वोटों के जरिए एतमाद का वोट हासिल कर सके। तो पंजाब की हुकूमत तो कल के फैसले के बाद मैं समझता हूँ फारिग हो गई है। शाह साहब, शेख रशीद साहब कह रहे थे इंटरव्यू में कि जिस बंदे ने भी इमरान खान साहब को खत के मामले में गाइड किया है वो खान साहब को बहुत ऊपर ले गया है। कौन है वो बंदा शाह साहब? आप तो रेलिवेंट तरीन हैं ये सवाल का जवाब देने के लिए। इस सवाल अब खान साहब से कीजिएगा कान में। इसका वो पब्लिकली जवाब नहीं देंगे। खान से पूछ लीजिए। आखिरी दिन आप अकेले पार्लियामेंट बैठे रहे, ये कैसे आपके दिल में ख्याल आया? यहाँ आप बहुत ज़्यादा दिल में बददिल होके, मायूस होके बैठे हुए थे, या गेम चेंज तो बाद में हुई ना, पब्लिक रिस्पांस भी बाद में आना शुरू हुआ। उस लम्हे आपने क्या डिसाइड करके ये अमल किया कि जब सारे जा चुके हैं आप बैठे हुए हैं, क्या वजह थी? ये हमारे अहमद वैस भाई खड़े हैं, ये खुद वकील हैं और मैं भी एक वकील हूँ।
और एक वकील को पता होता है कि उसने अपने फ्रंटियर्स को गार्ड करना है, उसने खड़े होना है। जिस तरह एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसका उसे कोई काम नहीं है, कोई है कोई नहीं है, उसका अपनी बंदूक और अपने दुश्मन से काम है। मेरे वो दुश्मन नहीं थे, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था और मेरे ख्याल में मुझे उस दिन होना था वहाँ पे, क्योंकि मेरी हुकूमत का शायद वो आखिरी दिन था। तो अगर ऊपर स्पीकर बैठा है तो मेरे ख्याल में नीचे एक हुकूमती नुमाइंदा होना चाहिए था। बाकी काम जो हुआ, जो स्पीच हुई, अल्लाह ने कराई। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि असद कैसर जो है इस्तीफा दें, वो चाहते थे कि पोस्टपोन करें इस मामले को, कल पे मौखर करें, देखी जाएगी, ये बात दुरुस्त है? उस पर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब आखिर तक लड़ने वाला आदमी है और आखिर तक वो लड़ा है। और अभी आपने देखा जो अवाम का समंदर निकल रहा है, इतना तो कभी भुट्टो साहब के लिए नहीं निकले। इमरान खान साहब के जो करीबी साथी प्रीचिंग करते रहे, पैगाम लेके जाते रहे, उनमें से कुछ लोगों पर इल्जाम आया कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं और खेलते भी रहे, ये बात दुरुस्त है? मैं चूंकि उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब अब जो एक दोबारा एक रिनाइसेंस हुई है और दोबारा तहरीक इंसाफ 13 और 18 से ज़्यादा मजबूत हुई है और कौम पीछे खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब को भी बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिला है और कुछ गलतियाँ जो हमसे हुई हैं, इंशाल्लाह वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं होंगी। क्या गलतियाँ हुई हैं? गवर्नेंस में हो सकती हैं, टिकट सिलेक्शन में हो सकती हैं, टीम सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में क्या गलती हुई? मेरे ख्याल में आइडियल था, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मसले मसाइल आ भी सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम पूरी उम्मीद हैं कि अपनी गलतियों से सीख के आगे जाएंगे। और ये बात इस कौम ने देख ली है कि इस कौम में अगर किसी आदमी में दम है बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के सामने खड़े होने का, तो वो वाहिद इमरान खान। और शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि गारंटी जो है, आखिरी सवाल, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि इदारों ने हाथ उठा लिया अब मौजूदा गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा है कि भाई खुद ही देखें सारी चीज़ें, ये बात दुरुस्त है? आप तक क्या कम्युनिकेट हुआ? शेख साहब बादशाह हैं और उनकी राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन 100% मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। वो हमारी पाकिस्तान की सियासत का एक रंग है और खूबसूरत रंग है। अब मुझे आपसे ये समझना है अहमद साहब कि आप भी स्टेट गेस्ट बनते रहे बाहर अब्रॉड, तो आपको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिला कभी? नहीं, मुझे नहीं मिला। इस पर मैं इजहार अफसोस करूँ आपसे। मैं तो मैं बहुत कम गया हूँ स्टेट गेस्ट वैसे मुल्क से बाहर ना। एक दफ़ा पीएम साहब के साथ गया हूँ, एक दफ़ा अकेले गया हूँ। एक शील्ड मिली थी, वो शील्ड मेरे दफ्तर अभी भी पड़ी होगी। ये तो कोई कीमती आपको मुझे नहीं मिला। तो तोशा खाना पे आज हाईकोर्ट ने भी बड़ा ब्लंटली कहा कि भाई ये उन्होंने एक तो कहा ये कानूनी गलत है कि आप थोड़े से पैसे देके इसको स्टेट की मलकियत होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखें, जब हम आए थे तो ये कानून था जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ था कि आप 15% रकम दे के तोशा खाने से कोई गिफ्ट ले लें। हमने उसको 15% से 50% कर दिया। तो कानून तो इन्होंने बनाया हुआ था, अगर गलत कानून है खत्म करने इसका। आप नहीं समझते कि जिन हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब को आप रेट करते हैं बीइंग अपना पार्टी हेड, या लोग रेट करते हैं, या जो उन्होंने दावे किए थे उसके मुताबिक इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, स्टेट के गिफ्ट उधर ही दे देते? नहीं, जमा तो कराए। कई लोग तो आई एम श्योर ऐसे होते होंगे माजी में जो जमा भी नहीं कराते होंगे तोशा खाने में। नहीं, वैसे 0% पे ही जेब में डाल लेते। प्रॉब्लम हुई कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने वो तोहफे लिए, कुछ पैसे दिए होंगे 15%, जो आप बता रहे हैं तो 15 था। आपने अगर 50 भी दिए हैं, आप जैसे फरमा रहे हैं, तो वो बेच दिया बाद में। ऐसा नहीं कभी हुआ कि स्टेट का उसके बेचने पे ममानियत तो नहीं थी, जहां तक कानूनी तौर पर मेरे ख्याल है। मैंने वो कानून देखा तो नहीं, लेकिन कोई ममानियत तो नहीं थी। अगर इतना बुरा कानून है उसे खत्म कर दें। इन्होंने बनाया क्यों था फिर? खुद 15% क्यों देते रहे? नहीं, इसको कुछ चीजें मॉरल वैल्यूज में ही आती हैं। कानून अकासी ममानियत में शायद बात सुने, मैं ममानियत के जो कानून होता है वो अकासी करता है मुआशरे की अखलाकी इक़दार की। ठीक है, अगर मुआशरा कत्ल को बुरा समझता है तो उसको लाकानूनियत के दायरे में ले आता है। ये कानून इन्होंने बनाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और 15% पे बनाया था। हम इसको 50% पे लेके गए। अब ये कह रहे हैं ये बुरा है, हालांकि खुद इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। हालात चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चले जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे। मैंने उनको कहा कि देखे, जब मैं आया था असेंबली के अंदर अभी सुबह, मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। साहब, इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पूरा अमल कैसे होगा? इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात,
जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। आपके हाथ को चोट लगी, दिखाई है? ये भी लगी है, ये सारी इन्होंने शीशा तोड़ा मेरा। मैं की ड्राइव कर रही थी तो सारे शीशे लगे, ब्लड से बड़ी हुई है, सारा ब्लड लगा हुआ है। गाड़ी की तो आपकी स्क्रीन चलेगी सारी। क्या लगा क्या एग्जैक्टली? स्क्रीन नहीं, ये पीछे सारा कुछ, सारी गाड़ी तोड़ दी मेरी इन्होंने, डंडे मार मार। ये पुलिस के डंडे लगे? और आपका ख्याल हम खुद मारते डंडे? पुलिस ने डंडे मार मार के हशर कर दिया, डंडे मार मार के पुलिस ने हशर कर दिया। और सबसे बड़ी ये बात है, ये सुबह से लगे हुए हैं, जब से हम आए हुए हैं। पहले टेयर गैस हमें कर करके हमारे लिए एक आजाब खड़ा रखा, अब ये तमाशा बनाया। अभी क्या सूरत हाल देख रही है मजीद, और कैसे फिर इस्लामाबाद तक कैसे इन हालात में पहुंचेंगे? देखिए, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप जरा पीछे हो जाए ना, ताकि इनकी कहा कोई बात नहीं आज जी, कोई बात नहीं। क्या हाँ जी, क्या अभी इस्लामाबाद तक इन हालात में कैसे फिर पहुंचेंगे, क्या करेंगे? देखिए, कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो करेंगे। इन हालात की तवक्को थी आपको? और आपका क्या ख्याल है, हुकूमत से और किस चीज की तवक्को हो सकती है? ये क्रिमिनल्स हैं, इसी तरह की हरकतें करेंगे, इसी तरह की हरकतें। नहीं तो बाकी अपना इमरान खान साहब से भी रब्ता हुआ आपका? नहीं, मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। मुझे एक ड्यूटी दी गई है, इंशाल्लाह मैं वो ड्यूटी मुकम्मल करूंगा। कितने घंटे से आप फंसे हैं इधर शेलिंग में? आप 9 बजे से लेकर तक क्या होगा, 12:30 3.5 घंटे। अभी आप तो रिपेयरिंग करने के लिए जानी पड़ेगी गाड़ी? नहीं, कोई नहीं, हम इसी तरह चले जाएंगे। इस तरह ही इस्लामाबाद तक? क्या पैगाम है आपका अपने वर्कर्स के नाम और हुकूमत के नाम इस वक्त, वज़ीर दाखिला के नाम? पैगाम है, जुर्रत करो, चलते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा। क्या बजट पे रद्द-ए-अमल है आज? जी, पहली बात यह है कि आज जो एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ है गवर्नर पंजाब की तरफ से, जिसमें जो ऑटोनॉमी ऑफ जो असम्बली है उसको ख़त्म किया गया है, और जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ है उसके नीचे कर दिया गया है। ये कानून 2019 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, हमने असम्बली को अख्तियार दिया है कि वो अपने जितने बिजनेसेस हैं, जितने मामलात हैं, वो उसमें खुद मुख्तियार हैं, और पंजाब कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी थी। जिस तरह पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसी तरह पाकिस्तान के जितने भी सूबाई असम्बलियाँ हैं वो खुद मुख्तियार हैं, तो इसी तरह हमने पंजाब में भी अप्रूवल दी थी, लेकिन आज इसको ख़त्म किया गया। और इसके बाद आज जो असम्बली का सेशन हुआ उसमें उसको रिपील किया है असम्बली ने, जिस ऑर्डिनेंस को। तो ये असम्बली के पास अख्तियार होता है कि वो किसी ऑर्डिनेंस को रिपील कर सके। तो इसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर समझते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं? जी, डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते। तो अभी आने वाले दिनों में क्या देखने हैं फिर? कोर्ट जाएंगे फिर? क्यों सर, कोर्ट जाएंगे दोबारा? जमहूरियत का खिलवाड़ कर रहे हैं। देखें, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि जब ये कोई ऑर्डिनेंस इशू होता है तो उसके बाद असम्बली उसको रिपील कर सकती है, तो वो उसको पावर है, उन्होंने एक रिपील किया है। आप कल हाथ भी दिखा रहे थे, उसमें कोई वज़ीर आला की लकीर दोबारा नजर आई? कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो किस्मत की बात होती है, जिसकी जेल भी जा सकते हैं आप जी, जेल जाने के चांसेस भी हैं। आप भेजना चाहते हैं? मैं क्यों, आप पे कुछ इल्जाम आते हैं, एलिगेशंस हैं, तो उनका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मोहन साहब पे काम शुरू हो गया, मोहन साहब पे आज FIR ने पर्चा दिया। हमारा दामन साफ है, हमने कोई करप्शन नहीं किया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जगहों पे तमाम चीज़ों का जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब इल्ज़ामात हैं, गलत बातें हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको टास्क मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। हमारा इमरान, आपके अपनी सियासत के लोग, आपके करीबी लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बुज़दार साहब को अगर हटा देते टाइम पे तो शायद ये हालात ना आते। ये बात ठीक है? देखें, अर्ज ये है कि जितना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, आप खुद असम्बली के प्रोसीडिंग कवर करते रहे, आपको कभी किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या इस किस्म की कोई बात या किसी के साथ कोई ज्यादती कभी आपने सुना है कि मेरे दौर में किसी के साथ हुई हो? किसी के साथ हमने नाजायज नहीं किया और न करने दिया, और जहां तक मुझे पता चला मैंने बिल्कुल नहीं करने दिया, चाहे जो भी था। हमने इंसाफ का साथ दिया। स्पीकर जो है स्पीकर सूबाई असम्बली जो है, उन्होंने पॉलिटिकल सेल बना दिया अपना डेकोरम का ख्याल रखने के बजाय। पीटीआई का वो पॉलिटिकल सेल है। अर्ज ये है, इसमें इसको आप समझते नहीं कि ये अर्ज ये है कि हर चीज के लिए एक दायराकार और एक कानून का एक प्रोसीजर मुतय्यन है। हर किसी को उसके अंदर रहना चाहिए, कानून और आइन को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें सबकी भलाई है। स्पीकर न्यूट्रल नहीं होते? स्पीकर के खिलाफ आदमी एतमाद का स्पीकर न्यूट्रल नहीं होते जी? बुज़दार साहब, स्पीकर लेटेस्ट तरीन वाकया जो लाहौर में पेश आया, उसमें अगवा बराए तावान के नाम पर बच्चा अगवा किया गया, उससे बारगेनिंग होती रही, उसकी फैमिली किस क्राइसिस से गुजरी, मास्टरमाइंड बच्चे की सौतेली नानी निकली, जो कि बच्चे के नाना ने एक कम उम्र दोशीज़ा से शादी कर रखी थी, जिसकी उम्र कम से कम कोई 26-27 बताई जाती है, और वो अब पुलिस की तहवील में है। जिन दो लोगों ने बच्चे को अगवा किया था वो अब कत्ल हो चुके हैं, उनका मर्डर हो चुका है। क्या हालात थे अगवा बराए तावान के बाद बाजियाबी के मौका पर पुलिस के, मुल्ज़िमान के, बाकी लोगों के, और कितना पैनिक क्रिएट था शहर में, वो ज़रा हालात देखें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अकरम जी, आपका क्या काम था इस सारे सिनेरियो में? सर, मैं सराय आलमगीर मेट्रो सिटी में उधर काम करता था। ये शबाज जो है ना, ये उसके साथ था अवैस लड़का। इन्होंने ये लड़का जो बच्चा था ना, ये अगवा किया था इधर, अपनी इनकी ये रिश्तेदारी है, इधर से अगवा किया था। पहले इन्होंने घर में रखा था, तो फिर ये उधर लेके गए सराय आलमगीर। फिर उधर जब ये लेके गए, इन्होंने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मुझे पैसे नहीं देते, हिस्सा नहीं देते जायदाद से, तो ये इसलिए ये बच्चे को लेके आए हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, तो हम अपनी जायदाद से अपना उनसे हिस्सा लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने डिमांड की 10 करोड़ की। फिर ऐसा 5 पे आ गए। जो बच्चे का बाप था वो पहले उनको 17 लाख कह रहा था ले लो, फिर वो कह रहा था मेरे पास यही है, फिर वो 35 लाख पे आया, फिर 1.5 करोड़ पे ना आ गई उनकी बात। तो जो महवश थी ना, वो एक मिनट की घर की उधर से रिपोर्ट देती थी अपने, वो जो शबाज है ना, वो कहता था ये मेरी बीवी है, तो वो एक मिनट की रिपोर्ट देती थी उसको कि ये इतने पैसों का रेंज हो गया, ये कर रहे हैं, हर एक मालूमात वो देती थी। तो फिर जब ये इनकी डील नहीं हो सकी, तो फिर ये 2-3 दिन पहले ही ये आप शबाज जो है ना, वो इधर आया मिलने, तो पुलिस को उधर पुलिस ने रेड किया, तो हम बच्चा हमारे पास उधर लेके ये गया था, 1 हफ्ता उधर रहा है। तो फिर जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो वो फरार हो गए बच्चे को लेके। तो आपका इस सारे सिनेरियो में जो किरदार रहा, आपने फैसिलिटेट किया, उन्हें हेल्प करते रहे। आपको उसने पहले बताया था कि बच्चा अगवा करके मैं ला रहा हूँ? नहीं, पहले नहीं था बताया। उसने जब अगवा, ये इन्होंने मियाँ बीवी ने किया ना, अगवा किया, इनका फैमिली का था ना, ये रिश्तेदार थे, इन्होंने अगवा करके पहले अपने घर में रखा है 4-5 दिन, फिर उधर से अचानक लेके आ गए ना, तो फिर उन्होंने कहा हमारी आप हेल्प तो करें। फोन तो आप करते रहे? उधर जब वो आ गए ना, वो तो वो कह रहे थे हमारा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का कोई मामला नहीं है, तो आप हेल्प करें, हमारी फ़ोन करें। आप इतने मासूम हैं कि आपको कोई भी कहानी कोई सुनाएगा, बच्चा उधर होगा, तो आप मान लेंगे कि वो फैमिली मैटर है? बस ये जब पता चला ना, जब कॉल किया,
तो पता हमारे अंदर भी लालच आ गया। तावान की, हाँ, अब आप ठीक बात करना शुरू हुए हैं। तावान की रकम तो मांगने के लिए फोन आप करते रहे? जी सारे करते रहे। शहबाज जो कहता था, आपने जाती तौर पे कितनी कॉलें की? 3-4 कॉलें मैंने। क्या बात होती थी, किससे बात होती थी? वो जो बच्चा है ना उसके बाप से होती थी कॉल। वो जो पैसों का लेन देन, ये शहबाज जिस तरह कहता था ना कि इस तरह बात करो, हम उस तरह करते हैं। पैसे कितने मिनट आपकी अंदाजन बात हुई? 3 कॉलें आप बता रहे हैं ना, जो आपने अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को की। 4 कॉल तकरीबन आपके मुताबिक। कितने मिनट की कॉलें थी और बात क्या होती थी? ये एक 2 मिनट की कॉल होती थी, जिसमें आप बताते थे कि बच्चा आपका मार दूंगा। नहीं, ये कह रहे थे कि पैसे दें और अपना बच्चा ले लें। आप कहते थे? जी। किस लहजे में बात करते थे वो? पूरा मुझे समझाए ना। वो इस तरह ही बात करते थे, उनको कहते थे कि बड़ा खौफनाक लहजा निकाल के एक बाप को डराते थे कि उसके बच्चे को मैं कत्ल कर दूंगा, पैसे पहुंचाए। इसी तरह ही होगी ना बात? नहीं, आपको पता है आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हैं। जी, वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह वो शहबाज कहता था ना, ये बात को हम उस तरह कह देते थे। क्या कहता था शहबाज? शहबाज ये कहता था, इनसे बोलो कि हमें पैसे दो, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें पैसे चाहिए, और जब तक पैसे नहीं दोगे हम तो आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे। लोगों को फेक कॉल की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आपका भतीजा या भांजा हमारी तहवील में है, हमें पैसे दें। उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। कोई भतीजा पास नहीं होता, पैनिक में फैमिली चले जाती है। ऐसे ही खानदान से आपको जब मिलवाया तो हालात क्या थे, क्या मामला थे, वो जरा देखें एक दफा। बात आपकी मैं मानता हूँ, ठीक है। वो भाई इस तरह मुझे परेशानी होगी अगर नंबर बंद हो गया, ऐसा नहीं करिएगा। मैं थोड़ी देर बाद आवाज सुन रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है। नंबर ना बंद करिएगा, आप साथ चार्जिंग पे लगा लें। मैं थोड़ी इसकी आवाज सुन रही हूँ, इस तरह मुझे सुकून मिल रहा है, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। मैं किस तरह आपको भेजूंगी, और आपको भी कैसे पता चलेगा मैंने आपको भेज दिया है? जो मेरी बहन, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भी मजबूरी में फोन अभी बंद ना करो तो फोन ना बंद करे ना, मैं आपको किस तरह भेजूंगी? इस तरह तो आपको भी, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, या आपको कैसे? तीनों आदमी साइड पे किए हैं। भी पुलिस सरों को पता भी, लड़के ने पकड़े हैं। ऐसे जो सर को पता चल चुका है, मैंने लड़के पकड़े हैं उस साइड पे किए। भाई आपने सुबह तो मेरी SHO साहब से भी बात कराई थी, आपने कहा था उनको भी पता है ना। अब बस नंबर, मैंने उससे थोड़ी देर बाद बात करनी है, मुझे इस तरह तसल्ली नहीं होगी। और आपको भी कैसे पता चलेगा कि मैंने पैसे भेज दिए अगर आपका नंबर बंद होगा? बस थोड़ा सा टाइम दे दें। चलो मैं अगर 20 मिनट वेट करता हूँ। ठीक है भाई, आप 20 मिनट में साथ चार्ज कर लें। मैं फिर 20 मिनट बाद आपसे बात करती हूँ, मैं इससे बात कर लूंगी, मुझे तसल्ली रहेगी, थोड़ा सा सुकून रहेगा। भाई मैं आपको भिजवा रही हूँ ना, आप साथ फोन चार्ज कर लें। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं मैं आपको करवा दूंगी। चलो ठीक है मेरी बहन, ठीक है भाई, ठीक है। मेरी बात कराएं। वालेकुम अस्सलाम। राशिद मुबीन बात करो, सब इंस्पेक्टर बात करो। मेरी बहन देखो ना, अभी आपने दोपहर का हमें पीछे लगाया हुआ, फिर भी हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी फिर भी इज्जत करते हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपका, फिर भी इज्जत करते हैं आपकी। मैंने क्या बोला था आपको, जो बहन का दर्जा होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर भी हमने आपको बहन आपको इतना दर्जा दिया और आपकी इतनी हमने वेट की है। भाई मैं भिजवा रही हूँ, मैंने कब मना किया? अब मेरे पास जैसे ही पैसे पहुँच रहे हैं मैं आपको भिजवा रही हूँ। दिनों के दिन लड़कों थाने में से गए हैं, तो देखो ना हमारी कितनी परेशानी हमारे लिए बनती है। हमारी नौकरी का भी मसला है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी अपना इज्जत करने के लिए कर रहे हैं। देखो हमें सरकार ने नौकरी दी सबकी हिफाजत करने की, ये नहीं सरकार ने नौकरी दी कि जो लड़का किसी के साथ ज्यादती करे तो उसको छोड़ दे पैसे लेकर, बाकी फिर भी हम आपकी इज्जत करते हैं। भाई आप तो सुबह कह रहे थे इसने नहीं की। ठीक है, अगर आप जल्द से जल्द करें और अपना 15 से 20 मिनट आपके पास है। भाई उनको घर पहुंचते 45 मिनट लगेंगे, उनके पास है पैसे, मैं आपको कैसे भिजवा दूं? वो जैसे ही पहुंचते हैं मैं आपको कर रही हूँ, मैंने बोला तो है। पहुंचना कौन सी जगह पर आपके पास? उन्होंने मेरे पास पहुंचने कहना में। हाँ जी। अच्छा, गाने का अच्छे में पहुंचना आपके पास। उन्होंने इधर मेरे पास पहुंचना है, बहुत टाइम लगेगा, आपको भी पता है। वो जैसे ही आते हैं मैं आपको करवा रही हूँ। भाई तो ठोकर से वहां तक आपको भी पता है कितना वक्त लगता है, आपको पता है रोड पे आजकल तो ट्रैफिक भी इतना होता है। इस टाइम ऑफिस की छुट्टी का टाइम है, थोड़ा सा टाइम तो दे, आप FIR नहीं काटिएगा। और टाइम नहीं भाई, थोड़ा सा फोन बंद करके बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करिएगा भाई, प्लीज मैं आपको भिजवा रही हूँ। प्लीज मेरी बहन, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, प्लीज मैं आपको भिजवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम और दे दें भाई, मैक्सिमम 1 घंटा।
वो उतनी देर में घर पहुंचेंगे, आपको भी पता है वो आधे घंटे में वहां से नहीं पहुंच सकते। मैक्सिमम 1 घंटा दे दें, वो 1 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। मेरी बहन, आपको आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है? आपको 6:30 बजे मैं कॉल करूंगा, मतलब 35 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, ठीक है जी? भाई मैं अरेंज कर रही हूँ, वो बस अभी मेरा उनसे राब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो ठोकर से थोड़ा सा पीछे हैं, मोटरवे से उतर रहे हैं, इंटरचेंज से। तो से थोड़ा सा पीछे। हाँ जी, वो इंटरचेंज से उतर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उतरता हूँ मैं पैसे लेकर आता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी। मेरी भी अभी भी आपको टाइम लगेगा, आधा घंटा है ना? भाई आराम से लग जाएगा, इतना टाइम तो आपको भी पता है, इस टाइम रश भी होगा तो वो इतना टाइम और नहीं मैं दे सकता, सॉरी भाई। तो बेटा मैं पैसे अरेंज कर रही हूँ, आ रहे हैं आपके अंकल। प्लीज वो भी वो टाइम नहीं दे रहे, सर कुछ नहीं होने आ रहा। नहीं वो दे देंगे, आप मेरी उनसे, आप रोना बंद करो ना, आप मेरी उनसे बात कराओ। प्लीज बेटा मैं कर रही हूँ, ऐसे रोगे तो मैं किस तरह करूंगी परेशानी में? मैं अरेंज कर रही हूँ, मैं इतनी परेशानी में किस तरह अरेंज करूंगी? तुम थोड़ा सा हिम्मत करो। तुम्हें मारा तो नहीं है ना इन्होंने? नहीं अभी नहीं मारा, भी वो कह रहे कुछ नहीं हुआ तो फिर अंदर लेके जाएंगे, तफ्तीश करेंगे। उस नहीं लेकर जाते तुम्हें तफ्तीश के लिए, मैं उससे पहले पैसे दे दूंगी। मैं अरेंज कर रही हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल गए हुए थे कराची, वो वहां से आ रहे हैं। प्लीज पप्पू मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मेरी बात कराओ, कुछ नहीं होगा, बात कराओ मेरी इनसे। ये बात कर जी मेरी बहन। यासीन भाई मैंने आपको बोला है, मैं आपको अमाउंट अरेंज करके दे रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दें। आपको पता है रास्ते में देर सवेर तो हो जाता है, थोड़ा सा प्लीज टाइम दे दें। कितना टाइम दो? 5:30 का टाइम था, आपको 5:30 का टाइम। भाई वो रास्ते में आ रहे हैं। भाई आपने मुझे पहले 20 बोला, 10 से आप मुझे 20 पर लेकर आए, उसके बाद आपने 70। मैं कर रही हूँ ना अरेंज, आपको मैंने कहा है आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी जो आपको चाहिए। 50,000 रुपए लगवाएंगे, मैं आपको नंबर सेंड करो, नंबर सेंड करो। भाई वो मेरे पास होंगे तो मैं आप, भाई थोड़ा सा रहम करें, भाई थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा। 6 बजे मेरी बात सुनिए, मेरे 6 बजे मेरे अकाउंट में पैसे पहुंच गए, ठीक है? तो बच्चे को प्रेशर दूंगा भाई। मैं इंशाल्लाह आपको 6 बजे तक करा दूंगी, आप FIR नहीं काटिएगा। बस 6 बजे का टाइम है भाई थोड़ा सा बढ़ा लें, आपको पता है इस टाइम रश होते, उतरते उतरते 25 मिनट लग जाते हैं भाई, रास्ते में उनको 25-30 मिनट तो उतरते उतरते लग जाएंगे। वहां से मेरे घर तक का सफर भी आगे से 30-40 मिनट का तो है कम से कम। भाई मैं बहस तो कर ही नहीं रही हूँ भाई, ना FIR काट। भैया प्लीज देखें, आपके भी बच्चे हुए भैया, आपके भी बच्चे हैं, आपको पता है FIR बच्चों पर कट जाए तो क्या होता है? ठीक है ना, है बच्चे, मैं मानता हूँ अपनी बात को, ठीक है ना? मेरी भी नौकरी का मसला है, मैं 50-60 हजार आपके लिए मैं अपने बच्चों की नौकरी तो नहीं खोल सकता ना मेरी बहन। भैया थोड़ा सा रहम करें, आपके अपने भी बच्चे हैं, आप थोड़ा सा, मैं आपको करवा रही हूँ ट्रांसफर, वो बस पहुंच जाए तो वो जैसे ही पहुंचते हैं मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। इस मौका पर कराची के रहायशी फयाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने इल्जाम लगाया पनाहगाह पर और किसी को उनकी बात बुरी लग गई, फिर उन्हें जेल काटना पड़ी, जेल की हवा में जाना पड़ा और उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं था। जेल से बाहर निकलते उन्होंने क्या बातें की, क्या गुफ्तगू हुई, वो जरा सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेल में क्या कर रहे हैं? सर मैंने जो आज से कुछ दिन पहले पनाहगाह के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी FIR बना के मुझे जेल भिजवा दिया और SHO भी सर इनके साथ मिला हुआ था मुझे झूठे केस में, ताकि मैं आवाज़ ना उठा सकूं, मीडिया को ना बता सकूं कि जो भी मेरे साथ जो वहाँ पे ज्यादती कर रहे थे जो लोग, इन लोगों ने सब ने मेरे को जेल में इसलिए करवाया ताकि मैं कोई बात ना कर सकूं, मीडिया के आपसे कोई बात ना कर सकूं, मीडिया में कोई आवाज़ ना। कितने दिन आप जेल रहे हैं? मुझे सर 15 से 16 दिन हो गए, 16 दिन हो गए मुझे, मैं जेल में हूँ, बेकसूर हूँ। मेरी FIR आप देखें, SHO सब मिले हुए थे, इन लोगों ने जानबूझ के मुझे फंसाया है ताकि मैं मीडिया तक ना पहुँच सकूँ। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था उसके बाद मैं अगले दिन मैं बैठा पार्क में चावल खा रहा था, मैंने जब देखा तो मेरे पीछे पुलिस वाले आए हुए थे, मुझे पकड़ के थाने ले आए। SHO को मेरे सामने फोन आ रहे थे, कदीर फोन कर रहा था कि इस लड़के को जितना जल्दी हो सके जेल में कर दो, ऐसे कि हमारी नौकरी खतरे में, इस लड़के ने आवाज उठाई है, मीडिया को कुछ ना बता दे। उन लोगों ने SHO को मेरे सामने फोन आ रहे थे और कई दरखास्तें मेरे सामने, वो कुछ स्टूडेंट आ रहे थे, वो लिखवा के वो लोग मतलब लिखवाना नहीं चाह रहे थे दरखास्त के, हम दरखास्त नहीं देना चाहते। फिर एंड टाइम में ये कदीर ने दरखास्त दी और ये SHO से जो भी इनकी आपस में डील हुई फोन पे दरखास्त देके फौरन से मुझे इन लोगों ने जेल भेज दिया। कितनी दरखास्तें उन्होंने आपके सामने फाड़ी हैं और बाद में? 10 से 11 दरखास्तें मेरे सामने फाड़ी हैं
मेरे सामने फाड़ी है ताकि वो एक आगे लिखवाता था, नहीं ये सही नहीं है, ये कुछ और लिखवाओ। फिर वो लिखते थे नहीं ये सही नहीं है। एंड टाइम पे कदीर ने दरखास्त लिखवाई, फौरन से मुझे जेल में भेजा ताकि मैं अपना हक ना ले सकूं। जो मुझे वहां से, जो मैंने उनके पास 3 महीने काम किया है, ताकि मैं उनसे जो मेरा हक बनता है मैं उनसे वो मांग रहा हूँ। जो मेरे साथ हिरासमेंट कर रहे थे, जो वहाँ पे लोग, वो सब वहीं के वहीं। वो कासिम किधर है? कासिम तो उसके बाद तो मैं जेल आ गया, लेकिन कासिम को मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे इस चीज का नहीं पता। लेकिन कदीर की मैं आपको एक बात बता दूं, कदीर ये जो यहाँ पे जो वार्डन जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दिए, मुझे बताएं कासिम का नहीं अंदाजा आपको किधर है? नहीं, कासिम का अंदाजा मुझे इस वक्त नहीं है, इसलिए कि मैं जेल आ गया। उसके बाद मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट। आपके पास मोबाइल है? एंड्रॉइड नहीं, छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, बड़ा नहीं है। पहले इन लोगों ने जो आपका सामान किसके पास है? मेरा सामान ऐसे जो थाने वालों के पास है, दादा दरबार। जी दादा, वहीं से आप लेंगे अभी जाके? जी वहीं से लूंगा। तो आपके पास एंड्रॉइड नहीं है? शुरू में जो दरखास्त दे रहे थे, ये दरखास्त दी कि ये मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा कि मोबाइल कहाँ है, मेरे पास बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल दो, अगर मैंने वीडियो बना तो साबित करो वीडियो या मोबाइल साबित करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटा मोबाइल था। फिर इसलिए दरखास्तों पे दरखास्तें, और एंड टाइम पे इन लोगों ने ये झूठी एफआईआर बना के लड़कियों को इशारे कर रहा था, ये सब लिख के एफआईआर बना के मुझे जेल भेज दिया ताकि मैं मीडिया तक ना पहुंच सकूं, अपनी आवाज ना उठा सकूं। ये आपके साथ वो पर्सनल क्यों इस तरह करेंगे? ये मुझे इंसाफ हो सकता है आपसे कोई किसी को छेड़ा गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो पहले उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा मोबाइल कहाँ है, बड़ा मोबाइल ही नहीं था। हो सकता है जब आपने देखा कि पनाहगाह में डीजी आपकी एप्लीकेशन पे आ गए हैं फौरी, और उन्होंने आगे फौरी कहा है कि मैं इसका नोटिस लेता हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ, तो हो सकता है आपके दिल में आया हो कि यार आप मैं जो मर्जी करूँ खैर है। नहीं, ऐसा तो आपने ललचा के खातीन की इज्जत को सामने ना रखा और छेड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी विस्लिंग कर दी हो, ऐसा कुछ पीछे छेड़ दिया हो, कोई रिमार्क्स पास कर दिए हो। नहीं, जिस जगह पे जो हरासमेंट के जिम्मे में आते हैं, जिस जगह पे ये जंगले के पास जो कह रहा है वहाँ पे कैमरे भी मौजूद है, वहाँ पे कैमरे भी हैं, हर जगह कैमरे है। कोई ऐसा मुझे आप दिखा दें कि मैं किसी लड़की को इशारा या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ तो मैं जुर्म मारूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ मुझे वहां से उठाया और मुझे जितना जल्दी हो सके जेल पहुंचाया ताकि मैं अपना हक ना ले सकूं। मीडिया तक मेरी बात जो जा रही थी आगे तक मैं इनसे हक मांग रहा था। जो मेरे साथ गलत हो रहा था मैंने साफ साफ इनको बोला कि ये मेरे साथ हुआ। मैंने मीडिया को नहीं तो आपने डीजी साहब ने कहा भी था, तो आपने उनकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया? मुझे उनकी रिपोर्ट का इंतजार था। इन लोगों अच्छा, वैसे बाय द वे उन्होंने रिपोर्ट हमें भी नहीं बताई। जी बिल्कुल। और ये सबके सब जो इनका जो अमला है सबके सब ये मिले हुए हैं, इस सबके सब जितना भी ये कदीर से लेकर छोटे से बड़े तक। मैं प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बुक करने की क्या वजह है? बुक करके जेल भेज दिया, वजह क्या? बुक करने की यही वजह है कि मैं वहाँ पे मेरा उनको रहना ठीक नहीं लग रहा था कि लड़के ने क्यों ऐसे मतलब मीडिया में क्यों बात की है, क्यों इसने बोला है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था होने देता वहाँ पे, उनको जो भी वहाँ मुसाफिर आता है गलत काम हो रहे वहाँ होने देता मैं। इसलिए जो मैंने आवाज उठाई तो इन लोगों ने सारा ये प्लानिंग के साथ मेरे को जेल भिजवाया।